Hello dear students, today we will discuss spherical objects to find E and V near uniformly charged spherical shell and sphere. To find vector E and electric potential V near uniformly charged spherical shell. Radius R and charge Q given to the shell. तो इस शेल का रेडियस R है और जो हमारा पॉइंट है जहाँ पर E और V निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ये स्मॉल r है। तो यहाँ इस पॉइंट P पर निकालना है E। इस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल चार्ज गिवन इस कैपिटल Q। तो इस पॉइंट P पर क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। तो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो हम लिख रहे हैं R ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पहले गैस करो, वो गॉस लॉ नहीं बताएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इससे अवे ही रहेगी। अब अवे ऐसी भी हो सकती है, एक कहेगा ऐसी भी हो सकती है। अब भाई ऐसी हो सकती है तो फिर ऐसी भी हो सकती है, सिमेट्री है। तो ना ऐसी होगी ना ऐसी होगी, तो फिर कैसी होगी, ऐसी होगी। तो ये हमारी डायरेक्शन ऑफ E हम समझ पाए। अब इस स्फेरिकल शेल पर जो कि गॉसियन सरफेस है उससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कमिंग आउट इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। ये गॉस लॉ अपने को लगाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर नॉन यूनिफॉर्म है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन स्मॉल r रेडियल डिस्टेंस पर उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। सिमेट्री से अपन ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा dA स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, तो उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव लेते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में हो जाएगी। तो सारे dA के लिए टोटल फ्लक्स फाई कमिंग आउट इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई से निकालेंगे। अब हर एक एलिमेंट डी फाई के लिए E डॉट dA जब करोगे तो वो सेम आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया dA एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री। तो E चूँकि कांस्टेंट है, बाहर निकाला जा सकता है, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन। और dA सब ऐड कर दोगे तो ये टोटल एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस 4 पाई r स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। और ये नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो के बराबर है। तो E का मैग्नीट्यूड क्या आया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो r स्क्वायर। मतलब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं KQ अपॉन r स्क्वायर, एज इफ द होल चार्ज ऑन दिस spherical shell is placed as a point charge at the center of spherical shell. That's why at a distance small r electric field intensity is kq upon r square, जो point charge के केस में हमने पढ़ा था।
तो इसको E निकालने के लिए सारे चार्ज को यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज के रूप में मान कर E निकाल लेना। अब अगर इसकी सरफेस पर E निकालना है जस्ट आउटसाइड द सरफेस, तो E एट सरफेस कितना होगा, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देना, तो वो जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। इसका ग्राफ बनाइए किस प्रकार से E वेरी कर रहा है। तो ये रेडियल डिस्टेंस हो गया, ये y एक्सिस पर मैग्नीट्यूड ऑफ E ले लिया। अब हमने शेल थ्योरम से देखा था कि इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर E 0 होता है, उसमें गॉस लॉ नहीं लगाना है, शेल थ्योरम लगाना है। तो अंदर तो r डिस्टेंस तक E 0 है और सरफेस पर अचानक ये KQ अपॉन R स्क्वायर हो गई और फिर बाद में प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर इस तरह से डिक्रीज करेगी विथ इंक्रीजिंग R एंड एट इन्फिनिटी E विल बी 0। तो ये शेल के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाल ली। अब पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इन्फाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज स्मॉल q को लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे पोटेंशियल निकालना है वहाँ तक, उसमें जो एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ दैट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज स्मॉल q विल गिव यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो निकालते हैं। देखिए, तो हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r और इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान रखना, नॉन कंडक्टिंग शेल हो या कंडक्टिंग मेटालिक शेल हो, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए मुझे। टोटल चार्ज कितना दिया है Q। तो एक्सटर्नल पॉइंट की बात करूं पहले मैं, एट ए डिस्टेंस D, यहाँ निकालना है मुझे पोटेंशियल। तो मेरे पास कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल, और ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है। तो पोटेंशियल निकालने का एक्सप्रेशन dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट ds यूज़ करेंगे। तो इन्फानाइट से यहाँ तक आना है अपने को, इन्फानाइट से इस पॉइंट तक आना है हमको। तो यहाँ से रेडियल डिस्टेंस R पर अगर हम देखें, तो चूँकि हम ऐसे आ रहे हैं, तो जो हमारा ये रेडियल डिस्टेंस है R, ये कम हो रहा है। हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। और E की डायरेक्शन कैसी है, तो E की डायरेक्शन यहाँ पर ऐसी है सभी जगह, अपोजिट है E और ds डायरेक्शन में। तो dV इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ ds वेक्टर इंटू एंगल बिटवीन देम। तो E और ds अपोजिटली डायरेक्टेड है, तो dV इज इक्वल टू माइनस KQ बाई R स्क्वायर। ds की जगह हमने लिखा माइनस dr बिकॉज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर एंड dr इज नेगेटिव क्वांटिटी बिकॉज r इज डिक्रीजिंग, r फाइनल माइनस r इनिशियल इज नेगेटिव, dr इज नेगेटिव, तो माइनस dr लिखा एंड cos पाई।
तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया dv इज इक्वल टू माइनस 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 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से हम आ रहे हैं, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो मानते हैं, आर की वैल्यू यहाँ पर इन्फानाइट है और हम आ रहे हैं डी डिस्टेंस पर, तो वहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट पी हमें निकालना है। तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वी पी माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस के क्यू और इंटीग्रल क्या आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर का, आर एस टू माइनस टू आर एस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन, इस तरीके से लिख लेंगे। इस माइनस साइन को बाहर ले लें तो वी पी का एक्सप्रेशन आ जाएगा के क्यू अपॉन लिमिट रखेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट पी आ गया। अब सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो वी एट सरफेस के क्यू बाई डी की बजाय अब ये डिस्टेंस आर हो गई। अच्छा, अंदर हर एक पॉइंट पर v सेम रहेगा क्योंकि E जीरो है तो dv जीरो है, तो v कांस्टेंट है, तो v इनसाइड वही होगा जो v एट सरफेस है, r लेस देन r के लिए, ये r इज इक्वल टू r के लिए। ऐसे v के एक्सप्रेशन आ गए। नेक्स्ट केस अपन लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जस्ट ए मिनट, इसका हम ग्राफ भी बना लेते हैं पोटेंशियल का। तो देखिए रेडियल डिस्टेंस r के साथ v का ग्राफ बनाना है। तो ये इनसाइड तो कांस्टेंट है, कितना, के क्यू बाई आर, और बाहर ये डिक्रीज हो रहा है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी या 1 अपॉन आर। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस। तो इस तरह के यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शेल के लिए, बाहर की बात कर रहा हूँ, अंदर नहीं, बाहर के किसी भी पॉइंट पर E अपन ने निकाला था तो क्या आ रहा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर एज ए होल चार्ज इज प्लेस्ड एज पॉइंट चार्ज एट द सेंटर। इसी प्रकार से V निकाला तो एक्सटर्नल पॉइंट एट ए डिस्टेंस D पर पोटेंशियल आ रहा है के क्यू बाई डी, मतलब बाहर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेशन के लिए इस पूरे चार्ज को अपन यहाँ पर पॉइंट चार्ज के रूप में रखा हुआ ट्रीट कर सकते हैं। रखा होता है ऐसा नहीं, ट्रीट कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए इस तरह से ये पूरा जो यूनिफॉर्म शेल का चार्ज है ये इस पॉइंट चार्ज के रूप में सेंटर पे रखना है। ठीक, नेक्स्ट केस है यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। रेडियस r and volumetric charge density रो कूलम पर मीटर क्यूब, मतलब ये हो जाएगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। इसके पूरे वॉल्यूम में अंदर भी चार्ज कण कण में समाया हुआ है। ये नॉन कंडक्टिंग के केस में ही हो सकता है, कंडक्टिंग यानी मेटालिक स्फीयर होगा तो उसके अंदर चार्ज जीरो होता है, देयर इज नो एक्सेस चार्ज इनसाइड ए मेटालिक बॉडी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में यहाँ इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है अंदर मेटल में,
तो इसका मतलब कोई यहाँ पर एक्सेस चार्ज नहीं होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी तो फिर वो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बताइए तो ये सिर्फ नॉन कंडक्टिंग के केस में होगा कि उसमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज अपन दे सकें। तो साहब इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r, और इस पर टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है कैपिटल Q, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या है रो, टोटल चार्ज Q। अब हमने पहले एक्सटर्नल पॉइंट के लिए E का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से r रेडियल डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली अवे होगी। ऐसी रेडियली अवे क्यों, अरे ऐसे जाएगी तो फिर ऐसे भी जा सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, सिमेट्री से ऐसा ही पॉसिबल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ई निकालने के लिए गॉस लॉ लगा देंगे। गॉस लॉ के लिए क्या करेंगे, हमेशा एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे जिसका रेडियस स्मॉल r है। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। इस पर नेट फ्लक्स निकालने के लिए छोटे छोटे डी ए एरिया वेक्टर लेंगे, और ये डी का डायरेक्शन भी आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव लेते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में ही आ रहा है। तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल डी फाई इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 ओवर स्फेरिकल सरफेस। तो अपन इस पर सर्कल भी बना दो, डिवाइड इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्लोज्ड गॉसियन सरफेस पर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना, तो कांस्टेंट टर्म कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन, ई डी ए क्लोज सरफेस। तो E इंटू 4πr² टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना आया, वही जैसे पहले अपन ने शेल के लिए निकाला था, KQ अपॉन r²। लेकिन अंदर E 0 होगा, इसमें अपन शेल थ्योरम नहीं लगा सकते, वो यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के लिए थी, शेल थ्योरम शेल के लिए होगी। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में अगर E बताना है तो रेडियली अवे है ऐसा बता देंगे। मैग्नीट्यूड KQ अपॉन r² है। ग्राफ, तो ग्राफ बाहर का तो बना सकते हैं अपन, अभी अंदर का पता नहीं, तो बाहर का ही बता दो। तो यहाँ सरफेस पर E का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू r लिया अपन ने, जस्ट आउटसाइड द सरफेस स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा KQ/r²। और बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ r ग्रेटर देन इक्वल टू r के लिए प्लॉटिंग है ये। तो ये ऐसा E प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हम वही बात समझ सकते हैं कि पूरे चार्ज को एक पॉइंट चार्ज के रूप में यहाँ सेंटर पे रख दिया, तो इस पॉइंट पर स्मॉल r डिस्टेंस पर E का एक्सप्रेशन वैसे ही आ रहा है जैसा कि पॉइंट चार्ज के लिए आना चाहिए, KQ/r² r कैप। तो ऐसा रख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। अब अंदर किसी पॉइंट पर E कैसे निकालेंगे, तो देखिए E और तो E इनसाइड सॉलिड स्फीयर, हमने एक
यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया, ठीक है, उसका रेडियस r है और उस पर चार्ज टोटल, उसमें चार्ज टोटल कितना दिया हुआ है q, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। अब अंदर कोई पॉइंट है तो ये रेडियल डिस्टेंस r पर एक पॉइंट p कंसिडर करो। अब इसमें दो चीज़ें करेंगे हम, एक तो शेल थ्योरम भी लगाएंगे और गॉस लॉ भी लगाएंगे। तो गॉस लॉ लगाने के लिए हम यहाँ पर ऐसा एक गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाहर की जो शेल्स हैं ना, ये यूनिफॉर्मली चार्ज शेल्स हैं, बहुत सारी शेल्स हैं स्फेरिकल शेल्स जिनका रेडियस कैपिटल R से डिक्रीज होते होते स्मॉल r तक लाना है। उन शेल्स के कारण अंदर किसी पॉइंट पर E0 होता है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज शेल्स बना रहा हूँ मैं, इनके कारण एक्सटर्नल शेल्स के कारण इस पॉइंट P पर E0 होगा। तो फिर यहाँ E किसके कारण होगा, तो E जो है इस सॉलिड स्फीयर के अंदर जो भी चार्ज है उसके कारण E प्रोड्यूस होगा। और चार्ज डेंसिटी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो। तो यहाँ इस सॉलिड स्फीयर के लिए ये एक्सटर्नल पॉइंट बन गया और एक्सटर्नल पॉइंट के लिए अपन ने देखा था E का एक्सप्रेशन रेडियली अवे आएगा E, है ना, और KQ/R² आएगा। तो मैं ये बात लिखता हूँ, दो बातें मैंने जो करी, पहली बात क्या, पहली बात तो ये कि E ड्यू टू आउटर शेल्स इज 0 फॉर इनसाइड पॉइंट, तो इनका कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया। देयरफॉर E at P is due to solid sphere of radius R only। तीसरी बात, and E, this point P is an external point for it, इसलिए E at P हो जाएगा KQ by R² R कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, Q को क्या लिखूँगा, स्मॉल q को, तो स्मॉल q को मैं लिख रहा हूँ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, तो ये Q इंटू R³ अपॉन R³ ऐसा आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय R²। तो E का एक्सप्रेशन आया KQ R अपॉन R³। और डायरेक्शन की बात करें तो रेडियली अवे होगी, KQ/R³ इंटू वेक्टर R, रेडियली अवे होगी। ये स्मॉल q कैसे आया, समझ में आया ना। स्मॉल q कैसे लिखा अपन ने, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई R³ इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर 4/3 पाई स्मॉल R³। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो इस तरह से अपन ने स्मॉल q चार्ज इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर निकाल लिया। तो अंदर की ये कहानी है कि ये जैसे जैसे R बढ़ेगा, रेडियल डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे E बढ़ेगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं E का, बाहर का तो मैं बना चुका हूं,
तो कैसा बनेगा कि कैपिटल आर डिस्टेंस पर यहाँ कैपिटल आर अगर रख दें तो ई हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ, पहले भी ऐसे ही आ रहा था, सरफेस पर के क्यू बाई आर स्क्वायर आ रहा था। अंदर ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। और बाहर हमने देखा था प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। अपने को बिहेव करना है कि सारा चार्ज कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज के रूप में सेंटर पर रखा है। यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा। तो ये ई का ग्राफ हो गया। अब हम बात करेंगे वी की। वी नियर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो इस पर चार्ज है क्यू, यूनिफॉर्मली चार्ज है, रेडियस है इसका आर, और बाहर किसी पॉइंट पर हम बात करें, पहले वी निकाल रहे हैं। तो ई का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो देखिए ई जो है वो है के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू रेडियस, और ई इनसाइड है के क्यू बाई आर क्यूब इंटू वेक्टर आर फॉर इनसाइड पॉइंट, है ना। तो हमें तो अभी एक्सटर्नल की बात करना है, तो हम इसका इस्तेमाल करें और फिर अगली बार इसकी बात करके अंदर के पॉइंट की भी बात करेंगे। तो बाहर इन्फानाइट से, जैसे शेल के लिए निकाला था ना, इन्फानाइट से हम एक टेस्ट चार्ज क्यू को लेकर आ रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है डी एस, उसकी डायरेक्शन ई की डायरेक्शन से, ई की डायरेक्शन कैसी है, यहाँ ई ऐसी है। हम एक्सप्रेशन वही वाला लिखेंगे, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई माइनस डी आर कॉस पाई। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई कितना है मैग्नीट्यूड में, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बचा डी आर। फिर इसको करेंगे इंटीग्रेट इन्फानाइट पर, पोटेंशियल 0, और यहाँ पॉइंट पी पर पोटेंशियल वी पी, इन्फानाइट से रेडियल डिस्टेंस आर। तो ये हो जाएगा वी पी इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाहर 1/r विथ ए माइनस साइन। इसके ऊपर अपन लिमिट लगा रहे हैं इन्फानाइट से आर। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया के क्यू बाई आर। तो जैसा शेल के लिए निकाला था वैसा ही इस सॉलिड स्फीयर के लिए भी होगा, मतलब सारे चार्ज को पॉइंट चार्ज के रूप में सेंटर पर रखना। मान लो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए चाहे ई निकालना हो चाहे वी निकालना हो, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए सारे चार्ज को पॉइंट चार्ज के रूप में रख लो, चाहे वो यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, स्फेरिकल शेल हो, चाहे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हो। एक्सटर्नल पॉइंट का केस ख़त्म। अब इंटरनल पॉइंट की बात करें तो देखिए साहब, ये हमारा सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इस पर चार्ज क्यू, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है ना, टोटल चार्ज क्यू। अब इससे अंदर किसी पॉइंट पर पी एट ए डिस्टेंस आर निकालना है वी एट पॉइंट पी। तो पहले ई के एक्सप्रेशन बताओ। ई का एक्सप्रेशन है
के क्यू बाई बाहर के पॉइंट के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। और अंदर के पॉइंट के लिए हमने निकाला था, क्या निकाला था, के क्यू बाई आर क्यूब वेक्टर आर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी लिखने के लिए इन्फानाइट से अपन एक चार्ज q को लेकर आ रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है जो कि रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमने लिखा dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस, कहाँ से कहाँ तक, तो इंटीग्रेट करा इन्फानाइट से इस पॉइंट P तक, तो पोटेंशियल 0 से V तक। तो हम इसको लिख सकते हैं Vp इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस, और सरफेस से उस पॉइंट स्मॉल आर तक, यहाँ इन्फानाइट से पॉइंट P तक अपने को जाना है इस चार्ज Q को लेकर। तो जो एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे पर यूनिट टेस्ट चार्ज वो पोटेंशियल कहलाता है उससे। तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस। अब ये अंदर का मामला है और ये बाहर का मामला है, तो हम इसको लिखेंगे बाहर। तो ये चलो फिर से लिख देते हैं एक बार, क्या आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस डी आर एंड कॉस पाई फ्रॉम इन्फिनिटी से आर, और अंदर के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर इंटू माइनस डी आर इंटू कॉस पाई फ्रॉम आर टू आर। तो सरफेस तक आने के लिए जो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज करना पड़ेगा वो तो ये पोटेंशियल बन जाएगा के क्यू बाई आर, है ना। और ये वाले में एक माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये माइनस अभी ज़िंदा है, के क्यू बाई आर क्यूब बाहर आ गया, अंदर बचा आर डी आर फ्रॉम आर टू आर। तो ये हो जाएगा वी पी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर बाई टू, टू तो यहाँ आ गया और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर वाली टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये आएगा के क्यू बाई आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब और प्लस के क्यू बाई टू आर। तो इन दोनों टर्म को आप ऐड कर दो, ये 1 यूनिट है, ये हाफ यूनिट है, तो वी पी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया तो 3/2 के क्यू बाई आर ऐसा आ जाएगा, 3/2 के क्यू बाई आर। और अंदर क्या बचेगा, तो इसमें से भी कॉमन लेना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इक्वल टू 3/2 के क्यू बाई आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और ये 2। तो जब आप कॉमन लोगे 3/2 के क्यू बाई आर, तो अंदर बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 3 आर स्क्वायर। इस तरह से ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो सेंटर पर अगर आप पहुंच जाओ तो स्मॉल आर 0 रखोगे
स्मॉल आर 0 रखोगे तो ये 3/2 KQ/R हो जाएगा। मतलब जो सरफेस पर होता है उससे 1.5 टाइम्स। सरफेस पर कितना होगा, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखो तो 1/3, 2/3, 3/2 से 2/3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचा, KQ/R। इस तरह से इन्फानाइट से पहले सरफेस तक आएंगे, फिर सरफेस से इस पॉइंट तक आएंगे, dV = -EdS को इंटीग्रेट करते हुए और पोटेंशियल निकालेंगे। तो हमने जो E और V निकाला, फाइनली उसको समअप करके एक ग्राफ बनाते हैं। E के लिए एक ग्राफ बनाते हैं, V के लिए। तो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस R है, उस पर चार्ज Q है और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी ρ है। तो ρ = Q/4/3πr³, ऐसा है। अब किसी पॉइंट P के लिए जिसका कि ये रेडियस वेक्टर स्मॉल r से उसको अपन ने डिनोट किया पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, तो E का एक्सप्रेशन r > R के लिए E का एक्सप्रेशन आता है KQ/R², r कैप। और अंदर किसी पॉइंट पर E का एक्सप्रेशन आता है KQ/R³ r कैप। इसको अपन चाहें तो रो की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मान लो कैपिटल Q की जगह मैंने क्या लिख दिया, ρ × 4/3πr³। तो ये कैसा दिखेगा, तो देखो K Q r कैप /r³। तो ये कितना हुआ, तो 4π से 4π कैंसिल, ये आ जाएगा ρ/3ε0 r कैप। ठीक बात। और V के लिए हमने देखा था, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए V के लिए हमने देखा था स्मॉल r > R के लिए V था KQ/R, और अंदर V का एक्सप्रेशन था 3/2 KQ/R 1 - R²/3r²। ये सब अपन ने निकाला। अब ग्राफ बना देते हैं। तो E का ग्राफ कैसा बनेगा, अंदर E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है और यहाँ KQ/R², और बाहर प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। अच्छा, V के लिए बताओ, तो स्मॉल r = 0 रखोगे तो सेंटर पे 3/2 KQ/R होगा। सेंटर पर 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस, ऐसा भी कह सकता हूँ, क्योंकि जब स्मॉल r = कैपिटल R रखोगे सरफेस पर, ये हो जाएगा 1/3, 2/3 कैंसिल होकर सरफेस पर कितना आएगा, KQ/R। तो इसके बाहर के पॉइंट के लिए तो प्रोपोर्शनल टू 1/r है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
तो ये तो बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला v प्रोपोर्शनल टू 1/r, और ये यहाँ इन दो पॉइंट को मिलाना है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है और ये ग्राफ ऐसा आएगा। ये v का ग्राफ बन गया। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हो गए। अच्छा, ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एक नई चीज़ निकल कर आ रही है, इसको ज़रा ध्यान रखना। अंदर E कितना होता है, मैग्नीट्यूड में ρ/3ε0 होता है, और R भी साथ में लीनियरली बढ़ता है ना, ρr/3ε0 ये होता है। तो ये स्पेशल चीज़ें, इसको ध्यान रखना। एक एक्सप्रेशन ये होता है अंदर वाला, देखो बाहर वाला तो पूछेंगे नहीं एग्ज़ाम में, वो तो बहुत आसान है। तो या तो आपसे इसको इस रूप में देखेंगे, कैसा, E = KQ/R³ × R, या तो ऐसा इनसाइड पॉइंट के लिए E का एक्सप्रेशन, V पे जनरली नहीं जाते वो, अंदर E पे जाते हैं। तो ये मैंने लिखा फॉर R < R, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन अच्छे से याद कर लो इसको। ये मैं ख़ास तौर पर ρr/3ε0, इससे ये प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है, लीनियरली इंक्रीज करेगा E इनसाइड, ये भी समझ पा रहा हूँ, और रो की टर्म्स में मेरा आंसर भी है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेस्ड प्रॉब्लम अपन करने वाले हैं। तो उसके लिए अभी तक हमने जो केसेस पढ़े, उसमें से जो केस हम डील करने वाले हैं उनके फॉर्मूले में ई के लिख रहा हूँ कि अगर ये एक डिस्क है, डिस्क, और इस पर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर का यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो इसके एक्सियल पॉइंट पर, पॉइंट P पर ये एंगल थीटा है। तो यहाँ E होता है σ/2ε0 1 - cos थीटा, एंड along axis radially away if the charge is positive, और अगर ये नेगेटिव होगा तो टूवर्ड्स डिस्क, है ना। फिर इन्फाइनाइटली लार्ज, इन्फाइनाइट शीट है ये, इन्फाइनाइट लेयर ऑफ चार्ज। शीट बोलने के लिए फिर लोग बात सोचते हैं कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, लेयर ऑफ चार्ज है। यहाँ से प्रोटॉन 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 अपन ने जमा दिए, अब वो चाहे जैसे किसी भी चीज़ के ऊपर जमा हो आप, इन्फाइनाइट लेयर ऑफ चार्ज, और सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो इसके पास ई रेडियली नहीं, अवे फ्रॉम शीट, ऐसा हम लिखेंगे, और उसका एक्सप्रेशन कितना होगा, σ/2ε0। ये थीटा को 90 कर दो, बहुत बड़ी डिस्क मान लो, σ/2ε0। इसी प्रकार से नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर, लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर के अंदर, ये मान लीजिए आपका कैपिटल R रेडियस है, तो R < R के लिए E होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब, तो ρr/2ε0, और डायरेक्शन रेडियली अवे। तो मैग्नीट्यूड के ऊपर ज़रा ध्यान देना, डायरेक्शन तो चलो ठीक है आप समझ गए, चलो वेक्टर ही लगा देता हूँ मैं, लो डायरेक्शन भी आ गई। और अभी हमने देखा कि सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, चार्ज q, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब,
इसके बाहर, बाहर नहीं अंदर, अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर नहीं, अंदर किसी पॉइंट P पर रेडियल डिस्टेंस R पर, बाहर नहीं, स्मॉल r इज लेस देन इक्वल टू r। E का एक्सप्रेशन क्या आया था, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो सब मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं सबको इकट्ठा लिख रहा हूँ यहाँ पे, और सब काम के। E के एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, देख लिया। डिस्क के लिए, इनफाइनाइट शीट के लिए, सॉलिड सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज, E इनसाइड। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसमें क्या है, ई नेट क्या होता है, अगर वहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती हैं उन सबका वेक्टर सम करने पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाती है। और नेट पोटेंशियल, ये अलग अलग बॉडीज़ के कारण किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनका एल्जेब्राइक सम करके स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेट निकाला जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक इन्फाइनाइटली लार्ज शीट है, इन्फाइनाइट, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लेयर चार्ज है, और इसमें से हमने एक ऐसा स्फेरिकल नहीं सर्कुलर होल बना दिया, इतनी शीट काट के बाहर निकाल दी। तो इसके एक्सिस पर इस सर्कल के एक सर्कुलर डिस्क को निकाला बाहर आपने, तो इस सर्कुलर डिस्क के एक्सिस पर ये एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस है मान लीजिए रेडियस ऑफ द डिस्क, और ये डिस्टेंस है मान लीजिए उससे ज़्यादा √3r। तो पॉइंट P पर आपको E बताना है, V तो बता नहीं सकते क्योंकि जब इन्फाइनाइट तक चार्ज जाता है ना तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो नहीं ले सकते, तो रेफरेंस ही हमारा डिफाइन नहीं होता, तो किसी पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाल ही नहीं सकते, तो V तो भूल जाओ, E निकालना है। तो आपको फाइंड करना है E एट P। तो क्या करेंगे, तो ये पूरी शीट के कारण निकाल लो और इस वाले पार्ट का कंट्रीब्यूशन सब्ट्रैक्ट कर लो। ये क्या है, एक होल है, होल, सर्कुलर होल। इस डिस्क का जो कंट्रीब्यूशन यहाँ आ रहा था उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ E एट P ये हो जाएगा E ड्यू टू इनफाइनाइट शीट माइनस E ड्यू टू डिस्क। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 किधर, ऐसा। और इस डिस्क के कारण भी जब ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्क हुआ करती थी तो इसका हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस कितना, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, R है, ये √3r है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा लगाया तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आया, तो इसको cos 30 डिग्री कर दिया। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन 1 माइनस cos 30, तो इतना हो जाएगा, मतलब √3/4 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया एट P। इस तरह से दो चार्ज बॉडीज़ होंगी तो उनके लिए अपन सम करेंगे, और अगर ये चार्ज बॉडी को अपन ने हटा दिया तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि पहले इसका भी तो कंट्रीब्यूशन अपना एडेड था इस इनफाइनाइट शीट में, तो इस कंट्रीब्यूशन को, जो इसका कंट्रीब्यूशन था उसको सब्ट्रैक्ट कर लो क्योंकि वो अब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट
infinitely long non-conducting solid cylinder, infinitely long non-conducting uniformly charged solid cylinder, और इसमें यहाँ से कट करके एक सिलेंड्रिकल कैविटी बना दी। दोनों कोएक्सियल हों कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। इसकी एक्सिस कहाँ है? हमारे मेन सिलेंडर की एक्सिस तो ये है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है ये, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, अब इस पॉइंट P की पोजीशन कैसे डिफाइन करें? ये अंदर क्या है? ये है आपकी सिलेंड्रिकल कैविटी। तो मैंने इस पॉइंट P पर E निकालना है। इस पॉइंट P को पहले बताओ कहाँ है ये। तो ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि साहब यहाँ पर कट करके अगर आप एक क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? एक तो अपना ये बड़ा वाला सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन, ये एक्सिस, ये वाली एक्सिस यहाँ इस प्लेन में बात कर रहे हैं अपन, और ये यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल कैविटी भी है, ठीक है। अब ये पॉइंट P कहाँ है? तो ये पॉइंट P इस कैविटी के सेंटर पर ही हो, कोई ज़रूरी तो नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मान लो ये पॉइंट P यहाँ है, ये हमारे मेन सॉलिड सिलेंडर का जो एक्सिस जा रहा है, जहाँ से मैं इसको क्रॉस सेक्शन में सेंटर C1 कह दूँ इस बड़े सर्कल का, और कैविटी का जो सर्कल दिख रहा है उसके सेंटर को मैंने C2 कह दिया, और C1 C2 के बीच की डिस्टेंस दी हुई है। ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस D है, ऐसा दिया है, इतना दिया है। यहाँ पर चार्ज है रो कूलम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी है। तो क्या करना भाई कि इस पूरे के कारण निकालना और इस कैविटी के कारण जो होगा वो सब्ट्रैक्ट कर देना। तो हम निकालेंगे E at P is E due to total solid cylinder minus E due to कैविटी। तो मान लीजिए, अब जो मानने वाली चीज़ है वो ब्लू से लिख रहा हूँ मैं। आपको दिया क्या है? आपको दिया रहेगा रो एंड डी, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट P की C1 से पोजीशन वेक्टर है ये है आपका R1, और C2 से जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2, ठीक है। तो P पर इस पूरे सॉलिड सिलेंडर के कारण E आता रो R1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका कंट्रीब्यूशन सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये अकेला एक सॉलिड सिलेंडर होता जिसमें रो कूलम पर मीटर क्यूब का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो इसके कारण आता रो R2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनको क्या कर, इस कंट्रीब्यूशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये कितना बचेगा? रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
R1 माइनस R2 वेक्टर। R1 में माइनस R2 को ऐड करोगे तो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से ही आ जाएगा C1 C2 वेक्टर। R1 वेक्टर प्लस माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू C1 C2 वेक्टर। तो ये हो जाएगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट C1 C2 वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड होगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और डायरेक्शन क्या होगी? C1 C2 के अलाउंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है यहाँ पर ऐसी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सब यहाँ पे, पैरेलल टू दिस C1 C2 वेक्टर। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल टू C1 C2 वेक्टर इनसाइड एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी, एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जीरो हो सकती है क्या? हाँ जीरो हो सकती है। अगर ये डी जीरो हो जाए तो डी जीरो हो जाए मतलब C1 C2 कोइंसाइड कर जाए, मतलब कि ये कोएक्सियल कैविटी बन जाए। अगर ये ऐसा हो जाए कि ये कैविटी जो है ये अपन ने कोएक्सियल बना दी, यहाँ पर चार्ज है और बीच में अपन ने कैविटी बना दी, तो इस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर E कितना होगा? तो E एट पॉइंट P कितना हो जाएगा इस केस में? 0। तो वैसे भी शेल थ्योरम से भी समझ सकते हैं, ऐसी बहुत सारी शेल मिलकर बना हुआ मानो, तो एक शेल के कारण उसके अंदर किसी पॉइंट P पर E कितना होगा? 0। इसी प्रकार से और एक शेल मानो, और ऐसी शेल मानते जाओ, सिलेंड्रिकल शेल मानते जाओ। तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर उसके शेल के कारण E कितना होता है? 0। तो शेल थ्योरम से भी ला सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ कंसिडर ए सॉलिड स्फीयर of radius say r, charge वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो कूलम पर मीटर क्यूब, और इसमें से हमने एक स्फेरिकल कैविटी बना दी, काट के निकाल दिया इतना स्फीयर अंदर से। तो स्फेरिकल कैविटी हमने जनरेट करी ऑफ रेडियस मान लीजिए कितना, तो ये कैपिटल R है, तो इसके रेडियस को अपन मान लेते हैं R। अब यहाँ एक पॉइंट है P जिसकी पोजीशन C1 C2 के कॉन्टेक्स्ट में आपको डिफाइन करी होगी। C1 C2 वेक्टर दिया होगा, क्योंकि कैविटी कहाँ बनाई पहले ये तो पता हो। तो C1 C2 कितना है? D। ठीक है, और ये जो वेक्टर है ये है R1, और ये जो वेक्टर है ये है R2, और यहाँ पर है पॉइंट P। तो हमें निकालना है E एंड V एट पॉइंट P इनसाइड कैविटी। फाइंड करना है
E and V at P inside cavity। तो सॉलिड स्फीयर के लिए ई नेट एट पॉइंट P निकालने चला तो मैंने लिखा E ड्यू टू सॉलिड स्फीयर माइनस E ड्यू टू दिस कैविटी। कैविटी भी अपने आप में एक सॉलिड स्फीयर हुआ करता था, उसका भी कंट्रीब्यूशन था इस पूरे सॉलिड स्फीयर में, उसके कंट्रीब्यूशन को सब्ट्रैक्ट कर दो वेक्टोरियली, क्योंकि पहले वेक्टर एडिशन करके निकाला होगा टोटल सॉलिड के लिए। तो सॉलिड के कारण होगा रो R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण होगा रो R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2। तो ये हो जाएगा रो इंटू C1 C2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो थोड़ी सिमिलैरिटी है ना, अभी अपन ने इन्फिनिटी लॉन्ग सिलेंडर देखा था, उसमें यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे इसमें 3 आ रहा है। तो ये हो जाएगा रो D अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैंने मैग्नीट्यूड लिख दी और ये मैंने वेक्टर फॉर्म में E लिख दिया। तो एक काम तो मेरा ख़त्म हो गया, मैंने E निकाल दिया। अब V निकालो एट P। तो क्या करेंगे, V एट P, तो V ड्यू टू टोटल सॉलिड स्फीयर माइनस V ड्यू टू कैविटी। कैविटी वाले सॉलिड स्फीयर का जो कंट्रीब्यूशन था उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये बड़ा महान एक्सप्रेशन आने वाला है। हमने फार्मूला यूज़ करना है 3/2 KQ/R 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन 3R स्क्वायर वाला। तो इसके लिए सॉलिड के लिए होगा 3/2 K मतलब 1/4 एप्सिलॉन 0, 3/2 KQ। तो Q कितना होगा, रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब, 3/2 KQ बाई R इंटू ब्रैकेट में क्या 1 माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 3R स्क्वायर। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कैविटी का। तो कैविटी भी अपने आप में एक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस, इसका रेडियस कितना है कैविटी का, स्मॉल r, और चार्ज उसमें कितना था, रो चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई R क्यूब इन ब्रैकेट 1 माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 3R स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो और जो आएगा वो आंसर। जनरली आपसे E पूछेंगे क्योंकि ये सिंपल एक्सप्रेशन होता है, V नहीं पूछेंगे, पर अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि V कैसे निकालेंगे, वो भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ के कारण E और V निकालना सीखा। जब तक ये नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ का ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता तब तक कंडक्टर शुरू नहीं कर पाएंगे। कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टीज़, अपना बिहेवियर होता है। तो पहले नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ का खेल ख़त्म हो, फिर उसके बाद हम कंडक्टर के सारे केसेस डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स जनरली पूछी जाती हैं वो भी हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना। थैंक यू वेरी मच।